तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। अंडरस्टैंडिंग इंडिया का आज हम लोग बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। एक मिनट रुक जाइए, बस ये पर्दा गिरा लो, साउंड बहुत आता है यहाँ पे। तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया हम लोग आज शुरू करने वाले हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा का। कल आपका एग्ज़ाम है, किसी का परसों एग्ज़ाम है, ठीक है। और हो सकता है आप 2026 में देखें, 27 में देखें, जब भी देखें ये वीडियो काम देगा। तो ये हमारा वीडियो का पार्ट 1, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा 4 पार्ट में पूरा का पूरा आज ही ख़त्म कर दूँगा, शाम के या रात तक 8 बजे तक सब कंप्लीट करा दूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बीए, बीकॉम, बीएससी एंड ऑल वोकेशनल्स जितने भी हैं सबका काम देगा। तो सबसे पहले ये हमारा ये यूनिट 1 है। इसमें हम जो है टोटल ओनली 3 क्वेश्चन सेलेक्टेड किए हैं, ठीक है। तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे। अच्छा, एक बार मैं आपको फॉर्मेट समझा देता हूँ। अंडरस्टैंडिंग इंडिया आपका 50 मार्क्स का आएगा, 20 नंबर लाएंगे तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे इस पेपर में, ठीक है। इसमें आपको क्या होगा, तो टाइमिंग जो है 2 घंटा दिया जाएगा। पेपर आपका इस फॉर्मेट में आएगा, 1 मार्क्स वाले 5 और 15 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन। 15 दिया 45 और ये 5 50, ठीक है। 1 मार्क्स वाले 5 आएंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव तो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और भी कर दूंगा ऑब्जेक्टिव। बाकी ये सब्जेक्टिव आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है यहाँ पे कि भारतीय उच्च पर्वत चोटियों के महत्व और प्रभाव का चर्चा करें, ठीक है। इंग्लिश में है कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन हाई माउंटेन पीक एंड देयर इम्पैक्ट, ठीक है। तो पहला प्रश्न ये आ सकता है। अदरवाइज आपको ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि भारत के भौतिक विभाजन का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। भौतिक विभाजन माने जैसे भारत में बहुत सारा पार्ट जंगल है, बहुत सारा पार्ट हमारा मैदान है, बहुत सारा पार्ट हमारा रेगिस्तान है, बहुत सारा पार्ट हमारा पर्वत है, बहुत सारा पार्ट हमारा पठार है। तो इन सब के बारे में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर ये नहीं पूछे तो आपको पूछ सकता है भारतीय उपमहाद्वीप के भौतिक विशेषताओं का वर्णन करें। भौतिक विशेषता वही है, भौतिक विभाजन, भौतिक विशेषता, या स्पेशली पूछ सकता है पर्वत के बारे में, ठीक है। या फिर नदी के बारे में पूछ ले तो आपको नदी के बारे में बताना है, ठीक है। तो भारत में बहुत सारी नदियाँ हैं, सबसे बड़ी नदी गंगा है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र है देन। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न देख लेते हैं, इसका आंसर देखिए। भारत की भौतिक विभाजन, भारतीय उपमहाद्वीप की भौतिक विशेषताएं आसपास के क्षेत्रों से अलग बनाती हैं। इसमें हिमालय पर्वत भी है हमारा, ठीक है, जबकि सिंधु गंगा नदी भी है, इनका मैदान भी है। दक्कन का पठार भी है, पठार है ना, झारखंड भी एक पठारी क्षेत्र है पूरा का पूरा, खनिज संपदा से भरा हुआ। पश्चिमी और पूर्वी घाट भी शामिल है, ठीक है। इसके अलावा भारत में समुद्र भी है, मतलब हर तरह का मौसम है। बहुत गर्मी चाहिए तो आप राजस्थान में जाइए जहाँ के वर्षा भी नहीं होता है। पूरा बारिश वाला स्थान चाहिए तो आप मासिन राम चले जाइए, मेघालय, 12 महीना पानी बरसता रहता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बर्फ़बारी चाहिए तो यहाँ पे चले जाइए, हिमालय चले जाइए, ठीक है। तो भारत में दुनिया का हर सुख आपको अवेलेबल है ठीक है, हर एक चीज़। आपको लगता है नहीं मुझे समुद्र जाना है तो आप कलकत्ता चले जाइए, मुंबई चले जाइए, साउथ का कोई भी पोर्ट चला जाइए, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। हमारा भारत ऐसा बनाया गया है कि आपको दुनिया का हर एक सुख यहाँ पे मिल सकता है, बस थोड़ा सा पैसा कमाओ, ठीक है, और पूरा भारत घूम लो। साल में एक बार ट्रिप जरूर जाइए विथ फैमिली। आपके माता पिता तो नहीं जा सकें क्योंकि झारखंड के आदमी गरीब हैं, हम लोग जाएंगे, कमाएंगे अच्छा से और जाएंगे ना। यह उपमहाद्वीप, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला, यह उपमहाद्वीप के उत्तर में स्थित है। आपको मालूम है कि हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला भी है। यह उपमहाद्वीप यानी कि भारत की जलवायु और जैव विविधता को प्रभावित करती है, ठीक है। और भी ज़्यादा लिखने का रहेगा तो फिर और पर्वत, सारे पर्वत के बारे में लिख दीजिएगा। नंगा पर्वत हो गया, और क्या कौन सा पर्वत है, अनायमुंडी हो गया, दोदा बेट्टा हो गया, ठीक है, इन सब के बारे में। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो सिंधु गंगा का मैदान, यह उपजाऊ मैदान सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया गया है। यह क्षेत्र घनी आबादी वाला है और यहाँ जो है व्यापक कृषि समर्थन करता है। यानी कि हमारे देश में एग्रीकल्चर, कृषि ही मुख्य पेशा है, आप सबको मालूम है। और अभी धान का रोपने का सीज़न चल रहा है, बुआई का, तो आप लोग भी जाइए रोपने अपने
खेती उती हो जाएगा आपका एग्जाम परसों, उसके बाद गर्ल्स लोग जाइए रोपने के लिए, लड़का लोग आर खुदराएगा, हार जोतेगा ना, सब काम करो। 1 महीना मिट्टी के साथ खेलने का समय होता है, बॉडी फ्री हो जाएगा। ठीक है, मैं भी आर खुदराता हूँ, क्या लगता है, आटी फेंकता हूँ ना, धान भी रोपता हूँ। चलिए, हर काम आदमी को करना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई पैसा कमा रहे हैं तो नहीं, हार्डवर्क करिए। ठीक है। दक्कन का पठार, यह मध्य भारत में स्थित एक विशाल पठार है। मध्य भारत माने आपका मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, कुछ एरिया इसका आंध्र प्रदेश आ जाता है, कुछ एरिया इसका महाराष्ट्र का आता है, ये मध्य भारत है। फिर छोटा नागपुर का पठार हमारा झारखंड छोटा नागपुर के पठार पे स्थित है। तो दक्कन का पठार यह अपनी भूवैज्ञानिक संरचना, खनिज संसाधन और वनस्पतियों और जीवों के लिए जाना जाता है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार और विश्व का सबसे बड़ा पठार पामीर का पठार। पामीर का पठार, भारत का दक्कन और विश्व का पामीर। ठीक है। अगला है पश्चिमी और पूर्वी घाट। पश्चिमी और पूर्वी घाट माने पूर्वी घाट जैसे आपका वही नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब पूर्वी घाट, और पश्चिमी घाट में आपका गुजरात का इलाका। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र। तो ये जो है पश्चिमी और पूर्वी घाट जो है ये पर्वत श्रृंखलाएं भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटों में स्थित हैं। ठीक है। वे वर्षा बिल्कुल सॉरी, वर्षा के पैटर्न को प्रभावित करते हैं और विभिन्न सूक्ष्म जलवायु बनाते हैं और जैव विविधता का समर्थन करते हैं। ठीक है। वहीं हम लोग बात कर लेते हैं तो भारत में मरुस्थल भी है, थार मरुस्थल, थार डेजर्ट। ठीक है। राजस्थान में आपको मन करता है कि नहीं भाई मुझे ऊँट की सवारी करना है, तो चलिए राजस्थान चलते हैं। ठीक है। ऊँट रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। यह भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। यह शुष्क परिस्थितियों के लिए पौधों और जानवरों के अनूठे अनुकूल के साथ चुनौतीपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र प्रस्तुत करता है। दुनिया की बात कर लेते हैं तो यह भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी विभिन्न नदी प्रणाली पे आधारित है। ठीक है। भारत में इन नदियों को नाम याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नदी से महत्वपूर्ण हमारी सिंचाई परियोजना भी निकलती है। इसके अलावा जल विद्युत परियोजनाएं भी इन्हीं नदियों से निकला है। सबसे बड़ी नदी तो क्या है हमारा गंगा, दूसरी ब्रह्मपुत्र, तीसरी क्या है हमारी गोदावरी है। ठीक है, जिसे दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है। महानदी यह उड़ीसा में बहती है। कृष्णा साउथ में बहता है, जैसे कि आपका तेलंगाना का एरिया हो गया, ठीक है, कर्नाटक का एरिया हो गया। कावेरी आपका तमिलनाडु, केरल साइड में बहती है। ठीक है। तो इन नदियों के नाम आप याद कर लीजिएगा। दामोदर झारखंड और बंगाल में बहती है। हुगली नदी पश्चिम बंगाल में बहती है। ठीक है। माही हो गया, और भी बहुत सारा नदी है। लूनी नदी राजस्थान में बहती है। ठीक है। और क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा है। रेवा नदी, ठीक है, मध्य प्रदेश में बहती है। तो इन सब नदियों के बारे में अगर पूछे तो आप नदियों के बारे में विस्तार से बता दीजिएगा फिर। ठीक है। चलिए, और जैसा हमारा रोड पे NH हाईवे बना है, नेशनल हाईवे बना है ना, नेशनल हाईवे, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग, उसी तरह से वाटर वे वही बनता है, नेशनल वाटर वे, वाटर वे। ठीक है। राष्ट्र जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, टोटल 7 गो राष्ट्रीय जलमार्ग है। ठीक है। जलमार्ग, हाँ जलमार्ग है। तो चलिए ये सब भी बताना है। तट के बारे में पूछे तो बता दीजिएगा, समुद्र तट के बारे में, जहाँ पे विदेशों से माल का आना जाना होता है। कौन सा माल? वो वाला। ठीक है, प्रोडक्ट। आगे देख लेते हैं जलवायु। तो भारतीय उपमहाद्वीप में एक विशिष्ट मानसून जलवायु है, जिसमें हवा की दिशा में मौसमी परिवर्तन होते हैं। और ग्रीष्मकाल तो बता दीजिएगा कि भारत में कैसा कैसा ऋतु है। तो शीत ऋतु है, वर्षा ऋतु है, ठीक है, गर्मी है, उसके बाद क्या होता है तो वसंत ऋतु है। ठीक है। जनरली 3 ही हम लोग बांटते हैं। वहीं फसल के बारे में बात करें तो रबी फसल के बारे में बता दीजिएगा, थोड़ा सा सब लिख दीजिए, जितना ज्ञान है। अंडरस्टैंडिंग इंडिया मतलब भारत का जितना ज्ञान है सब आपको लिखना है। रबी फसल के बारे में बताइए, खरीफ फसल के बारे में बताइए। ठीक है। रबी, खरीफ, और क्या होता है जायद। जायद मतलब 12 महीना चलने वाला, खास करके जब गर्मी का मौसम होता है। ठीक है। रबी मतलब जो ठंडा के दिनों में लगाया जाता है। खरीफ मतलब जो वर्षा के दिनों में लगाया जाता है। खरीफ ऋतु जैसे आपका धान हो गया, ठीक है, मक्का हो गया। खरीफ का फेमस है धान, मक्का। ठीक है। रबी का कौन कौन है तो अच्छा, खरीफ में आपका मूंगफली भी आ जाता है। रबी फसल में कौन कौन हम लोग उगाते हैं तो गेहूँ हो गया, और क्या होता है मटर होता है, ठीक है, सरसों होता है। वहीं जायद की बात कर लेते हैं तो जायद में आपका
ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, तरबूजा हो गया, ठीक है, ये सब आपका जायद में आता है। एक होता है नकदी फसल जो 12 महीना चलता है, जैसे आपका क्या बोलते हैं उसको, गन्ना, कतारी, ठीक है। तो इस तरह से आपको बताना है। तो दक्षिण पश्चिम से लेकर के हिंद महासागर से गर्म नम हवाएं आती हैं, जबकि सर्दियों में उत्तर पूर्व से ठंडी हवा आती है। भारतीय उपमहाद्वीप की भौतिक विशेषताओं ने इसकी संस्कृति और इतिहास और आर्थिक विकास को आकार दिया है। अगर बात करें तो भारत के बारे में पूरा किताब भी लिखा जाए तब भी कम पड़ेगा, ठीक है। तो आप तो इतना लिख ही सकते हैं। अगर इस पेपर में आप नहीं भी पढ़ के जाएंगे फिर भी आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। और एक बात बता देता हूँ कि भारत, जैसे ये हमारा भारत है, ठीक है, सपोज दैट मैं भारत बनाता हूँ, ये हमारा भारत है, ठीक है। हमारा जो भारत है इसके पूरब में क्या स्थित है, तो पूरब में बंगाल की खाड़ी स्थित है। क्या है, बंगाल की खाड़ी है, हमारा पूरब है बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में क्या स्थित है, तो पश्चिम में अरब सागर स्थित है। जान लीजिए यार, भारत की चौहदी। पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर। उत्तर में क्या है, तो उत्तर में हिमालय है। उत्तर में क्या है, हिमालय। और भारत के दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। किसको किसको मालूम था, सबको मालूम था। चलिए, जिसको नहीं मालूम था वो सीख गए, ठीक है। भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, मतलब पूरब से पश्चिम यानी कि बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक कितना है, 2214 किलोमीटर है। 2214 किलोमीटर, मतलब अगर आप बंगाल की खाड़ी से लेकर के आपका अरब सागर तक आइएगा, ठीक है, इधर से, तो आपको 2214 किलोमीटर चलना पड़ेगा। वहीं उत्तर में आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी तक आएंगे, ठीक है, तो आपको 2933 किलोमीटर चलना पड़ेगा। कितना, 2933 किलोमीटर, ठीक है। आप गुना कर दीजिए, 2214 गुने 2933, आपका आ जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए, और आपने अगर ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, वो भी बहुत नॉलेज का वीडियो है, ठीक है, उसका भी 4 पार्ट आएगा। अगला है हमारा, भारत की जनसंख्या और भाषा पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन द पॉपुलेशन एंड लैंग्वेज। पॉपुलेशन, जनसंख्या, भारत, बारे बाप रे, भारत की जनसंख्या विश्व में टॉप नंबर पे आती है। हम लोग उस मामले में सबसे 1 नंबर पे आते हैं, ठीक है। भले ही हम लोग कितना भी कपड़ा पहन ले, लेकिन करेंगे तो भाई पूरा एकदम टारगेट हिट करेंगे, नहीं भारत का आदमी मालूम नहीं बोलता है, भगवान की देन है बाबा गजब, भारत का आदमी से पंगा नहीं रे भाई, जनसंख्या के मामले में सबको पछाड़ के रख देगा, ठीक है। कर्तव्य दिखाता है अपना आदमी। चलिए, तो भले वो पाल पोस सके या नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा कि हाँ भाई मेरा 3 गो, मेरा 4 गो, ठीक है। आपको ये नहीं करना है। अगर आप कैपेबल रहेंगे तो ही जाइए 2 के बाद, ठीक है, 3 तक कीजिए, कैपेबल है, क्षमता है तो, नहीं तो फिर स्टॉप, 2 के बाद फुल स्टॉप। चलिए, तो देखिए, भारत की जनसंख्या 1.4 बिलियन से अधिक है, जो कि दुनिया के दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। आप कितना, कई गो सोच लीजिएगा, जय गो, ठीक है। तो भारत दुनिया का सबसे आबादी वाला देश है। भारत के पास दुनिया का मात्र 17% जमीन है। कितना, 17% जमीन है पूरे, 17% बोलता हूँ, 0. भारत दुनिया का 0.2 बोलता हूँ। भारत के पास पूरे विश्व का, पृथ्वी का 0.2% जमीन है, मात्र 0.2, हाँ मात्र 0.2% जमीन है भारत के पास। इतना कम, इतना कम, ठीक है। 0.2% या 2% है यार, 0.2% है, ठीक है। 1 मिनट, सॉरी, गलत बताया, 0.2% नहीं, 2.4%। पूरे विश्व की, पूरे पृथ्वी का भारत के पास कितना जमीन है, 2.4%। मुझे भी लगा यार 0.2% तो नहीं, 2.4%। और इतना ही हिस्सा भारत का झारखंड भी 2.4% है। कोइंसिडेंट है कि पूरे भारत में जितना जमीन है उसका झारखंड 2.4% है, और पूरा भारत का जितना जमीन है, पूरे विश्व का जितना जमीन है उसका पास, भारत के पास 2.4 है। यानी कि पृथ्वी का 2.4% जमीन भारत है, और पूरे विश्व का 17% लोग भारत में रहता है। कितना परसेंट, पूरे विश्व में जितने लोग हैं उसका 17% अकेला भारत में रहता है। समझ सकते हैं भाई, 2% हमारे पास ज़मीन है, 2.5% मान के चलिए, ठीक है, और 17% लोग रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग
यार तुबा तुबी ठेला ठेली एकदम कुचा कुची रहते हैं, ठीक है, धकला धकली। तो विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है, चीन को हम लोगों ने पीछे कर दिया है। ये सब लिख देना है आपको कि विश्व के 17% लोग भारत में रहते हैं, जबकि भारत के पास 2.4% जमीन है। भारत देश में आधिकारिक रूप से संविधान में 22 भाषा है, लेकिन 22 गो भाषा का दर्जा दिया गया है, लेकिन भारत में 19,500 से अधिक बोलियाँ बोली जाती है। कितना? 19,500, लगभग 20,000 भाषाएं भारत में अकेले बोली जाती हैं, सबका अलग है, ठीक है। हमारे अकेले झारखंड में तो 50 को से ज़्यादा भाषा होगा यार, ठीक है। तो पूरे भारत में बोलियां हैं इतनी, ठीक है, 20,000 प्लस। नेक्स्ट क्या है कि जिसमें से हिंदी सबसे अधिक बोली जाती है पूरे भारत में, ठीक है। हिंदी हमारी सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है। 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं, और आप लोग ऐसे हिंदी का एग्ज़ाम भी दे के आए हैं। अगला है आपका हमारा जनसांख्यिकी यानी कि जनसंख्या, इंग्लिश में बोलते हैं डेमोग्राफी। जनसंख्या के अध्ययन को द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन डेमोग्राफी के नाम से जाना जाता है, जिसको हिंदी में जनांकिकी कहा जाता है। जनसंख्या 2013 में 2023 में भारत की जनसंख्या 1.4 बिलियन से अधिक थी, और अब 2025 में 1.46 बिलियन से अधिक होने का अनुमान है, ठीक है, जो इसे दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश बनाता है। नहीं, काट दीजिए इसको, हम लोग दुनिया के टॉप नंबर पे आ गए हैं, चीन को पीछे छोड़ दिए हैं, ठीक है। बोल रहे हैं ना, भारत का आदमी और नहीं मानेगा ठीक है, लग जाओ काम पे। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ा है कोविड टाइम में, ठीक है तो क्या करें, तो भारत के जनसंख्या को हम लोगों को कंट्रोल करना है। जो हमारे माता पिता ने गलती किया है हम लोगों को नहीं रिपीट करना है, ठीक है, ठीक है। रिलेशन बनाइए बट कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल मजनू कंट्रोल, नाना पाटेकर देखे हैं ना, ठीक है। तो इसे हमें कंट्रोल करना है। जनसंख्या घनत्व, भारत का जनसंख्या घनत्व 483 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, यानी कि 1 किलोमीटर में भारत में 483 को लोग रहता है, ठीक है। वहीं सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात करें तो आपका दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में है। दिल्ली में 1 किलोमीटर में लगभग 11,000 लोग रहते हैं। कितना? 11,000, हाँ भाई, 1 किलोमीटर में 11,000 लोग रहते हैं दिल्ली में। वहीं अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, जहाँ पे 1 किलोमीटर में मात्र 17 आदमी रहते हैं। कितना? ओनली 17% लिव्ड इन 1 किलोमीटर, ठीक है। बट इंडिया कहाँ पे? दिल्ली में 11,000 लोग रहते हैं। 11,000, सोच के देखो, पागल हो जाओगे, इतना आदमी रहता है। ठेला ठेली, तुबा तुबी, कुचा कुची, मैंने बोला था ना, दिल्ली सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला देश हम लोग का एरिया है, ठीक है। और आगे बात कर लेते हैं। तो भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में जनसंख्या की काउंटिंग होती है। 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या की 10 के वृद्धि दर 17.16, यानी कि हमारी जितनी जनसंख्या है उसका 17% हर 10 साल में बढ़ जाता है। ये 2001 से 11 में बढ़ा है, ठीक है। वहीं 1991 से 2001 में 3.90% ही कमी आई थी, ठीक है। मतलब उस टाइम पे क्या हुआ था, भूखा पड़ गया था, आदमी के पास खाने का नहीं था। अब खाना वाना सब मिल रहा है, लगे रहो काम पे ठीक है, लगे रहो मुन्ना भाई। तो अब हमारा आ जाता है जेंडर रेशियो। जेंडर रेशियो क्या है कि भारत में प्रति 1,000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी है? मात्र 943। भारत का आदमी खोजता है बेटा। क्या खोजता है? बेटा, ठीक है तो इसी कारण जो है बेटियों को भारत में तवज्जो नहीं दिया जाता है। बेटा होता है तो बहुत जश्न मनाता है, बेटी होता है तो नॉर्मल काम चला के पार कर देता है। बेटा होगा तो बोलेगा मेरा चेक मिल गया, ठीक है, ब्लैंक चेक मिल गया हमको 10 लाख का, फ्यूचर में मेरा सेव हो गया 10 लाख, ठीक है क्यों? क्योंकि यह जो क्या करता है, दहेज लेता है। ये सब भी लिख देना है आपको। मैंने क्या बताया, अंडरस्टैंडिंग या में आपको हर कुछ लिख देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे पढ़ाता कम हूँ, आपको नॉलेज ज़्यादा देता हूँ, ठीक है। तो आपको दहेज प्रथा भी लिख देना है कि दहेज प्रथा के कारण यह स्थिति है। खास करके सबसे ज़्यादा जो है हरियाणा में है। कहाँ पे? हरियाणा में। हरियाणा में वहाँ पे सबसे ज़्यादा है ये वाला जेंडर रेशियो। कितना है? 943 ना, कितना है यार? 943, हाँ, हरियाणा का ही तो ये रेशियो। नहीं नहीं, 900 नहीं, 7 6
8, 768 है, 768 या 800 कुछ है। वहाँ पे इतना 1000 पुरुष में मान के चलिए ना कि 800 महिलाएं मात्र हैं, 200 पुरुष को तो शादी ही नहीं होगा। और यही हो रहा है रियलिटी में, ठीक है, लड़कियों की कमी हो गई है। आयु संरचना, अब बात कर लेते हैं आयु संरचना कि भारत में कितने कितने लोग रहते हैं। तो देखिए भारत की आबादी जो है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम युवा अवस्था के लोग हैं। युवा अवस्था कौन है? जो 18 से 60 वर्ष के लोग हैं, इसको युवा अवस्था बोला जाता है। जो काम करने वाले उम्र के लोग हैं, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम भारत में युवा अवस्था के लोग हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि 60 के बाद आदमी बचबे नहीं करता है जी। तो भारत में बूढ़ा कहाँ रहेगा, ठीक है, बच्चा रहता है लेकिन बुजुर्ग नहीं बच पाता है। 60 के बाद रेयर केस में बचता है आजकल, ठीक है। 60, 65, 70 के बाद आदमी राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है हो जाता है, ठीक है। तो भारत की आबादी में युवा ही रहते हैं, जिसमें 65 वर्ष से कम आयु के लोग का प्रतिशत 65% है। एक आधा बचता है, उसके बाद लगता है कि 70 क्रॉस कर पाएंगे हम लोग। चलिए ठीक है, तो ये रीज़न है। फिर भी भारत का आदमी क्या बोलता है, पढ़ा लिखा आदमी आजकल नौकरी करेंगे, और नौकरी के चक्कर में भारत में बेरोजगारी बढ़ा है। इसको भी लिखना है आपको कि भारत में युवा पगला गया है नौकरी के पीछे, ठीक है। 5 को वैकेंसी आता है और 5000 छुआ फॉर्म भर देता है, बच्चा फॉर्म भरता है और बोलता है कि नौकरी नहीं है, नौकरी। अरे बुड़वक, इस सब के चक्कर में पढ़ोगे तो बेरोजगारी ना बनोगे। झारखंड हाईकोर्ट असिस्टेंट में 55 को वैकेंसी आया था 2023 में, ठीक है, नहीं 24 में, ठीक है। झारखंड हाईकोर्ट असिस्टेंट 55 वैकेंसी आया था, ग्रेजुएशन लेवल का पोस्ट था। कितना आदमी में फॉर्म भरा मालूम है? अनुमान कीजिए। 48,000 स्टूडेंट ने फॉर्म भरा। 48,000, हाँ रे भाई 48,000। इसमें शॉर्टलिस्टेड किया गया 25,000 को। 25,000 लोग एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड रिलीज किया गया, और एग्ज़ाम देने कितना पहुंचा? 18,000। फिर भी यार कंपटीशन सब समझ रहे, 55 को 18,000 का 10% कितना होता है? 18,000 का 10% है 1800। 10% हटाओ, 1% कितना होता है? 1% हो जाता है हमारा 180। 1% भी नहीं, कितना परसेंट संभावना है इसका भी निकालो। 0.1% कितना होता है? तो 18, यानी कि 0.2% 36, 18, 36, 18, 54, 54 जो है हमारा 0.3% होगा 18,000 का। 0.3% संभावना है कि आपका सिलेक्शन होगा। इतना लोगों का सिलेक्शन होगा और इतना आदमी फॉर्म भरने वाला, तो ये क्या कीजिएगा? भेड़ चाल ही ना है। इस सब के चक्कर में आप लोग मत पड़िएगा दोस्त, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। गवर्नमेंट सर्विस आपके जीवन को बर्बाद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। तो इस सब के चक्कर में जाइएगा तो उतना ही आदमी का सर्विस लगेगा, बाकी सब तो भाड़ में जाएगा, ठीक है। रियलिटी में बता रहा हूँ, मैं फेस कर चुका हूँ। मैंने 6 साल तैयारी किया है, नहीं हुआ है। जॉब भी लगता है तो ढंग का नहीं लगता है, इसलिए बता रहा हूँ। आप लोग अपना काम कीजिए, पैसा वैसा गोली मारो, इंजॉय करो लाइफ को, जियो, खुल के जियो, ठीक है। तो ये सब बताना है, बेरोजगारी समस्या। अब भारत के संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। कितना? 22 भाषा। 22 भाषा कौन सी अनुसूची? तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया है, जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, उड़िया, कन्नड़, ठीक है। और क्या क्या भाषा है? बांग्ला, ठीक है। हमारे झारखंड से संथाली लिया गया, 2003 में संथाली को लिया गया। 22 भाषाओं में संथाली को भी लिया गया है, ठीक है। आसमिया हो गया, कोंकणी हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारा भाषा है, 22 गो भाषा है टोटल, मुझे जितना याद है मैंने बताया, ठीक है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में ये भाषाएं ली गई हैं, और इसी भाषाओं के आधार पर भारत में राज्यों का बंटवारा किया गया है। क्या किया गया है? राज्यों का बंटवारा भाषा के आधार पे है। इसलिए ना, जब पंजाब जाते हैं तो पंजाबी बोला जाता है, गुजरात जाते हैं तो गुजराती बोला जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र जाते हैं तो मराठी बोला जाता है, वेस्ट बंगाल जाते हैं तो बांग्ला बोला जाता है, झारखंड आइएगा तो हिंदी, छत्तीसगढ़ हिंदी, ठीक है, मध्य प्रदेश हिंदी, ठीक है। 8 या 9 को राज्य का भाषा हिंदी है, बाकी सब का अपना अपना भाषा है। तमिलनाडु जाइएगा तो तमिल बोलिएगा, कर्नाटक जाइएगा तो कन्नड़ बोलिएगा, ठीक है। केरल जाइएगा तो मलयालम बोलिएगा, ठीक है। मैं गया था साउथ में, तो उन लोग से बात कर रहा था, तो उन लोग हम बोल रहे थे कि डू यू नो हिंदी, तो बोले नो आई कांट स्पीक इन हिंदी बट आई कैन अंडरस्टैंड इन हिंदी, ठीक है। तो हम बोले डू यू नो इन इंग्लिश, यू कैन फ्लुएंसी इन इंग्लिश, तो बोले यस आई एम ऑल्सो फ्लुएंसी इन इंग्लिश, आई टॉक विथ यू। तो हम बोले ठीक है चलिए, तब काम हो गया। तब हम लोग ट्रेन में इंग्लिश में ही बात करते करते आए थे, ठीक है। तो उन लोग से पूछे बहुत सारा चीज़ कि वहाँ पे हिंदी पढ़ाई होता है,
तो उन लोगों ने बोला कि हाँ, हम लोग के स्कूल में 3 लैंग्वेज पढ़ना होता है, 3 लैंग्वेज, साउथ में 3 लैंग्वेज पढ़ना होता है, ठीक है। मतलब जहाँ जहाँ स्टेट लैंग्वेज हिंदी नहीं है वहाँ पे 3 लैंग्वेज, एक हिंदी पढ़ना होगा, एक इंग्लिश पढ़ना होगा और एक आपका स्टेट का लैंग्वेज पढ़ना होगा, ठीक है। जैसे अगर आप तमिलनाडु के हैं तो आपको तमिल पढ़ना होगा, ठीक है, आपको इंग्लिश पढ़ना होगा और आपको हिंदी भी पढ़ना होगा। ये 3 लैंग्वेज वहाँ पे पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है और ऑफिशियली स्टेट 9 या 8 गो या 9 गो स्टेट, या देख लीजिएगा एक बार कितना स्टेट का स्टेट लैंग्वेज है, ठीक है, जैसे हमारे झारखंड का भी है, ठीक है। तो हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, जिसके 52.83 करोड़ वक्ता हैं, जो कुल जनसंख्या का 43% लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, ठीक है। अन्य भाषाएं, भारत की दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा बंगाली है, ठीक है, ভালো থাকি না चलो देखिए। तो बांग्ला चौथा जो है भारत में सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे बोला जाता है, मराठी, ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे है तेलुगु, चौथे नंबर पे, पांचवा तमिल है, गुजराती है, उर्दू है, कन्नड़ है, उड़िया है, मलयालम है, असमिया है, बोडो है, डोंगरी है और क्या क्या बोलेंगे, कोंकणी है, ठीक है, मैथिली है, चलिए बहुत सारा है, 22 को भाषा है। इस तरह से लिख दीजिएगा भाषाई विविधता। हम सब में कितना भिन्नता है, हर एक राज्य का भाषा अलग, हर एक राज्य का बोली अलग, हर एक राज्य का, यहाँ तक कि हमारा चेहरा भी अलग। अगर आप जाइएगा नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, उत्तर पूर्व, जैसे कि आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, तो उन लोग दिखेगा एकदम नेपाली जैसा, ठीक है, तो लगेगा कि भारत का है ही नहीं। इधर आइएगा थोड़ा सा साउथ में तो सब दिखेगा ब्लैक ब्लैक, काला काला दिखेगा, ब्लैक ब्लैक, ठीक है। तो हर एक राज्य का अपना पहचान है, हम सब में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, फिर भी हम में एकता है, ठीक है, और इसी को हम लोग भारतीय बोलते हैं, वी आर इंडियन, ठीक है। चलिए, भारत को जब घूमिएगा ना तो मज़ा आएगा अंदर से कि भाई हम यूनिक कंट्री में जन्म लिए हैं, लेकिन पैसा रहेगा तभी इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। इसलिए काम करो और भारत को घूरो, गवर्नमेंट सर्विस के चक्कर में मत पड़ेगा, ठीक है, पड़ेगा तो फिर तुम लोग गाढ़ा में घुसेगा। चलिए मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, वही चापलूस टीचर की तरह नहीं कि अरे भाई तुम लोग सरकारी नौकरी करो, अमीर बन जाओगे, अरे बुड़बक, वो ज़माना ख़त्म हो गया कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे महान। कब महान बनोगे, जब गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी में नहीं भागोगे, अपना कुछ यूनिक करोगे, अपना धंधा करोगे, अपना काम करोगे, कम पैसा कमाओगे लेकिन खुशी से रहोगे, ठीक है। जो मास्टर लोग बोलता है ना कि पढ़ाई लिखाई करो सरकारी नौकरी लो, उन लोग को बता दो कि कंपटीशन क्या होता है। बाप बोल देगा आज के ज़माने में, मास्टर बन के बहुत बड़ा वीआईपी झाड़ रहा है ना उन लोग, और बच्चा लोग को गड्ढा में घुसा दिया, डिप्रेशन में चला गया मेरा कई दोस्त, ठीक है। इसलिए मैं आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ कि जनरल कंपटीशन में मत लगिएगा, ये सब बहुत ख़राब चीज़ है, ठीक है। पढ़ाई करो अपने नॉलेज के लिए, बिंदास रहो यार, ठीक है। भारत में 19,500 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, जो इस दुनिया के सबसे अधिक भाषाओं के रूप में विविधता पाई जाती है। देखिए हम लोग हंसी खसी में एकदम बात को, पढ़ाई को कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने कितनी सारी चीज़ें सीख गई हैं, और आप एग्जाम में धड़ के लिख दीजिएगा, ठीक है। भारत में बोली जाने वाली भाषाओं को 4 प्रमुख भाषा में बांटा गया है। अब देखिए भारत में जो भाषा परिवार है वो 4 को प्रमुख भाषा परिवार है, ठीक है। सबसे ज़्यादा भारत में आर्य भाषा बोला जाता है। कौन सा भाषा, आर्य भाषा, इसको हम लोग भारोपीय भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है, भारोपीय, पीय, ठीक है, लिख लीजिएगा, भारोपीय, भारोपीय भाषा, आर्य भाषा परिवार, ठीक है। इसमें हिंदी भाषा और आपका मराठी भाषा, गुजराती भाषा, बहुत सारा भाषा आ जाता है, ठीक है, बांग्ला आ जाता है। आर्य भाषा परिवार में बहुत सारे भाषाएं आती हैं, मतलब भारत का सबसे भाषा परिवार है आर्य भाषा परिवार। थोड़ा सा लिखता हूँ, आर्य भाषा, आर्य भाषा परिवार, ठीक है, आर्य भाषा परिवार, बहुत सारे भाषाओं को इसमें रखा गया है। फिर एक आ जाता है हमारा द्रविड़ भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ठीक है। द्रविड़ भाषा में आ जाता है आपका तमिल भाषा परिवार, ठीक है, तमिल भाषा आता है। और कौन आता है, कुड़ुक, झारखंड में एक बोला जाता है कुड़ुक जो है आपका तमिल भाषा में, द्रविड़ में आता है, ठीक है। आर्य भाषा परिवार, तमिल भाषा परिवार, ऑस्ट्रियाई भाषा परिवार, ठीक है। आपने ऑस्ट्रियाई भाषा परिवार का उदाहरण बताऊं, हमारे जो संथाली भाषा है वो ऑस्ट्रियाई भाषा परिवार का भाषा है, ऑस्ट्रियाई, ठीक है। इसको वितरण किसने किया है, इस सब भाषा परिवारों को, इस सब को भाषा विज्ञानियों ने वितरण किया है। एक है आर्य भाषा परिवार,
द्रविड़ भाषा परिवार और राष्ट्रीय भाषा परिवार। और चीनी तिब्बती भाषा परिवार, इसमें आपका चीनी तिब्बती भाषा परिवार में वो सब आता है जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, तिब्बत, इस सब में जो रहते हैं ना, ठीक है। असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, कोहिमा हो गया, ठीक है। तो इस सब में जो रहते हैं वो लोग चीनी भाषा परिवार बोलते हैं, ठीक है। तो भारत में ये 4 भाषा परिवार हैं। कौन कौन? इंडो यूरोपीय, जिसे हम लोग भारोपीय या आर्य भाषा बोलते हैं, इसी को भारोपीय भी बोलते हैं, ठीक है, इसी को आर्य बोलते हैं। दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा है आष्ट्रिक भाषा परिवार और चौथा है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। ये 4 गो भाषा परिवार है भारत में। और एक बात बता देता हूँ कि भारत में सबसे पहले भाषा के आधार पे, क्या भाषा के आधार पे बनने वाला राज्य कौन सा है मालूम है? तेलुगु भाषा के आधार पे तेलुगु कहाँ बोला जाता है? आंध्र प्रदेश, तेलुगु, ठीक है। तेलुगु भाषा के आधार पे बनने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। 1954 में बना था भाषा के आधार पे बनने वाला पहला राज्य, ठीक है। चलिए, झारखंड का जो अलग है भाषा के आधार पे नहीं बल्कि विकास के आधार पे किया गया था, ठीक है। विकास के आधार पे 1-2 राज्य को अलग किया गया, जैसे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तराखंड हो गया। छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का भाग था और उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का भाग था, ठीक है। और तीनों ये राज्य 2001 में अलग हुआ है विकास के आधार पे कि हम लोग का एरिया का विकास नहीं हो रहा है तो हम लोग का अलग राज्य बना दीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत देश के विभिन्न नाम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। भारत देश का अनेक नाम है, ठीक है, हर कोई बोलता है डिफरेंट नाम है हम लोग का। राइट अ कमेंट ऑन डिफरेंट नेम सिस्टम ऑफ इंडिया। आप कितना नाम जानते हैं बोलिए? भारत जानते हैं, और बोलिए क्या क्या जानते हैं? इंडिया जानते हैं, और बोलिए? हिंदुस्तान जानते हैं, और बोलिए? आर्यावर्त जानते हैं, और क्या जानते हैं? आर्यावर्त 4 गो बार, जम्बू द्वीप, और कुछ जानते हैं? 5 गो। अच्छा, बिहार जो है ना, बिहार के नाम पे भारत का नाम आता है। बी से भारत, आई से इंडिया, एच से हिंदुस्तान, ए से आर्यावर्त और आर से और वो क्या जो होता है, बिहार का 5 गो वर्ड है, ठीक है, ये 5 वर्ड पे आता है। चलिए छोड़िए, तो जम्बू द्वीप भी है, ठीक है। अब देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे देश का नाम भारत, इसे जम्बू द्वीप सबसे पहले बोला जाता था सिंधु नदी के नाम से, ठीक है। हिंदुस्तान पड़ा, जिसे इंडिया हिंदुस्तान द्वीप पड़ा, ठीक है। इंडिया जैसे नामों से भी जाना जाता है। भारत को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जिसमें कौन कौन सा है? तो जम्बू द्वीप, ठीक है। सबसे पहले जम्बू द्वीप के बारे में जानते हैं। तो प्राचीन ग्रंथों में इस नाम का उल्लेख है और यह भारतीय उपमहाद्वीप को संदर्भित करता है। वहीं बात कर लेते हैं, तो सिंधु नदी के नाम से, सिंधु नदी को इंग्लिश में इंडस रिवर बोलते हैं, INDUS, इंडस रिवर। तो इंडस से बना है इंडिया, ठीक है, इंडस से क्या बना है? इंडिया। और सिंधु से बना है हिंदू, और हिंदू से बना है फिर हमारा हिंदुस्तान। तो हिंदू जो है ना, हम लोग मूल रूप से हिंदू नहीं है, हम लोग मूल रूप से सनातन है। हिंदू तो नाम दे दिया है उन लोगों ने जब आर्य लोग आए बाहर से, ठीक है, सनातन है हम लोग। तो उन लोग सिंधु नदी के नाम मतलब सिंधु को उन लोग इंदु बोलता था, सिंधु उन लोग का उच्चारण नहीं होता था। तो सिंधु नदी के नाम के कारण हम लोग को बोला कि सिंधु नदी के सामने रहता है इन लोग, तो इन लोग इसको सिंधु नहीं हिंदू बोलेंगे, हिंदू, ठीक है। इंदु पहले कहा जाता था, इंदु, ठीक है। सिंधु से उन लोग इंदु बोलने लगा, और इंदु से फिर हम लोग को हिंदू बोला गया, फिर हिंदू से फिर हिंदुस्तान बोला गया। तो हम लोग हिंदू नाम अपने खुद से नहीं रखे हैं, बल्कि बाहरियों ने दिया हमें हिंदू नाम, ठीक है। आपको मालूम भी नहीं होगा कि हम लोग हिंदू नहीं हैं भाई, हम लोग हैं सनातन, ठीक है। वी आर नॉट हिंदू, वी आर सनातन, सनातन, ठीक है। तो हम लोग हिंदू नहीं है, हिंदू ना है ना, हम लोग हिंदुस्तान है ना, हम लोग इंडियन है। ये सब बाहरी लोगों का नाम दिया हुआ है, हम लोग भारतीय सनातन है, ठीक है। नोट डाउन दिस पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। शायद आपको अभी तक कोई नहीं बताया होगा कि हम लोग हिंदू नहीं हैं। हिंदू मुस्लिम ये सब धर्म थोड़ी है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। जो बोलता है ना कि हिंदू धर्म, अरे बूढ़ बक बक्का वहीं, कुछ नहीं जानता है तुम। हिंदू धर्म, हिंदू सिंधु नदी के नाम के कारण सिंधु नदी के सामने बसने वाले लोगों को हिंदू कहा जाता था।
हिंदू कोई धर्म नहीं है, ठीक है। हिंदू इज नॉट अ रिलीजन, सनातन इज अ रिलीजन, ठीक है। हम लोग सनातन धर्म के निवासी हैं। तो आज से मत बोलिएगा कि वी आर हिंदू, वी आर सनातन, ठीक है। हिंदू से ये नहीं अर्थ होता है कि इस्लाम भी हिंदू है, ठीक है। हिंदू क्या, जो सिंधु नदी के किनारे बसता है वही हिंदू है, समझे। वह कोई धर्म का नाम नहीं है। तो हम लोग सनातन धर्म है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। आप बोलिएगा गजब भाई साहब, आप तो मेरा दिमाग खोल दिए। चलिए यार, मैं अभी आपका क्या क्या खोल दूंगा ना, देखते जाइए। तो सिंधु ये हो गया। सिंधु नदी के नाम पर भारत की एक प्रमुख नदी है इंद। इंद क्या है, यह नाम सिंधु से ही निकाला गया है और भारत के लिए एक प्राचीन नाम के रूप में प्रयोग किया गया, ठीक है। अब आता है इंद से फिर बना हमारा हिंद। यह नाम भारत सिंधु नदी से निकाला गया है और भारत के लिए एक प्राचीन नाम है, ठीक है। हिंद भी हम लोग बोलते हैं, जय हिंद बोलते हैं ना, ठीक है। तो जय हिंद, हिंद मतलब हमारा हिंदुस्तान, ठीक है, भारत, हिंदुस्तान। यह नाम फारसी और अरबी भाषाओं में आया और भारत के लिए लोकप्रिय हुआ। हिंदू सिंधु नदी से ही सब ये नाम निकला है। सिंधु नदी से दो का नाम निकला है, इंग्लिश से इंडस से इंडिया, और सिंधु से हमारा आया हिंदू, फिर उसे से हिंदुस्तान, ठीक है। फिर आ गया हमारा इंडिया। इंडिया क्या है, इंडिया यह नाम सिंधु नदी के लैटिन नाम इंडस से लिया गया है, ठीक है। अब आता है भारत, जो कि इसका हमारा ओरिजिनल नाम है हमारे देश का, ठीक है। वी आर नॉट इंडियन, वी आर भारतीय, हम लोग भारतीय हैं, ठीक है। यह नाम राजा भरत के नाम पर पड़ा है। इसे संविधान में भी मान्यता प्राप्त है, ठीक है। भारत राज्यों का संघ है, संविधान में इस तरह से लिखा गया है, ठीक है। इंडिया दैट इज भारत इज ए कम्बाइन ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। अगर आप संविधान पढ़िएगा तो इस तरह से लिखा हुआ है। आपने क्या पढ़ा है, नहीं पढ़ा नहीं है भाई, लेकिन मैंने एक दो गो अनुच्छेद पढ़ा है, ठीक है। भारत वर्ष, यह भारत का एक और प्राचीन नाम है, ठीक है। भारत को भारतवर्ष भी कहते थे, जो भौगोलिक रूप को दर्शाता है। और भारतवर्ष जब भारत में गुप्त काल चलता था उस टाइम पे मैंने बताया था। गुप्त काल में अगर आप पहला वीडियो देखे होंगे तो मैंने उसमें बहुत डिटेल में बताया है भारतवर्ष का इतिहास, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला। नहीं देखें तो देख लीजिएगा, इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। आर्यावर्त, आर्यावर्त यह नाम भारत के उत्तरी भाग के लिए प्रयोग किया जाता था प्राचीन काल में, ठीक है। अल हिंद, अल हिंद भी भारत का नाम है। आपने एक पुस्तक लिखा है किताब उल हिंद, ठीक है। किताब उल हिंद रहला के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है, ठीक है। अल-बेरूनी ये सब आया था तब किताब लिखा था, ठीक है। तो यह नाम भी भारत के लिए प्रयोग किया जाता था। अरब के लोग प्रयोग करते थे, अरब माने ईरान, इराक, ये सब अरबी कहलाते थे, तुर्की, ठीक है। फिर आता है हमारा तियानजू। ये क्या है, ये तो मैंने भी पहली बार सुना। यह नाम भारत के लिए एक प्राचीन नाम प्राचीन चीनी नाम है। मतलब चीन लोग तो अपना ही तरह नाम देगा ना, तो चीन लोग भारत को क्या बोलता है चीनी भाषा में, तियानजू, तियानजू, ठीक है। चीन के द्वारा भारत को नाम दिया गया है तियानजू। फिर हमारा ग्यागर फ्यूल, ये भी हमारा तिब्बती नाम है, ग्यागर फ्यूल। तिब्बत में भारत को पहले इस नाम से जानते थे, ग्यागर या फिर फ्यूल। इन सभी नामों से भारत और इंडिया सबसे अधिक लोकप्रिय है। वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है हमारा भारत, ठीक है। भारत सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नाम है। तो बोलो भारत माता की जय। चलिए अब हमारा प्रश्न ये है, आप ये बताइएगा, ठीक है। देखते हैं आपको कितना नॉलेज है। भारत देश का सबसे महान राजा कौन है, भारत देश का सबसे महान राजा कौन है, ये बताना है, ठीक है। चलिए मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, बताइएगा। ए नंबर पे हमारा, ए नंबर पे किसको रख देते हैं, ए नंबर पे रख देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। बी नंबर है हमारा अशोक ग्रेटर, ठीक है, सम्राट अशोक। सी नंबर पे हमारा अकबर, ठीक। और डी नंबर हम दे देते हैं, कौन कौन बचा, हाँ डी नंबर पे हमारा विष्णुगुप्त, सॉरी समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। चलिए देखते हैं आपको कितना नॉलेज है। और मैं एक हिंट कर देता हूँ कि इस राजा के नाम पे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी बनाया गया है, ठीक है। चलिए थैंक यू, बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
QR कोड आज नहीं दूंगा, दूंगा टाइम आएगा तब, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अच्छे से तैयारी कीजिए, इन सभी को आप नोट डाउन कीजिए और टेंशन फ्री होके जाइए एग्जाम देने। अरे फाड़ दीजिएगा लिख के एकदम यार, मतलब फाड़ नहीं दीजिएगा, धुआंधार तरीके से लिखिएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बाय।